सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां कहाँ लिखी जाती हैं? जंग के मैदानों में? नहीं, कभी कभी वो लिखी जाती हैं जेल की चारदीवारी के अंदर। और अहमदनगर किले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी असली पहचान किसी जंग से नहीं, बल्कि एक किताब से बनी। एक ऐसी किताब जिसने पूरे देश की पहचान को एक नई दिशा दी। तो चलिए, चलते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। यहाँ खड़ा है अहमदनगर का किला। अब ये सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीता जागता गवाह है इतिहास का। इसने अपनी आंखों के सामने सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। तो फिर देर किस बात की? आइए इस किले के पन्ने पलटते हैं, इसके इतिहास की उन परतों को खोलते हैं जो आज भी इसकी दीवारों में कहीं दफन हैं। देखिए, इस किले की कहानी ना असल में पावर की कहानी है, सत्ता के लिए संघर्ष की कहानी। 1490 में निजाम शाहियों ने इसे बनवाया, फिर 1600 में मुगल आ गए, उसके बाद मराठों के हाथ आया और आखिर में 1803 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। मतलब मुगलों से लेकर मराठों तक हर बड़ी ताकत इसे हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इसे जीतना मतलब इस पूरे इलाके पर अपना झंडा गाड़ना। और हां, ये कोई ऐसा वैसा किला नहीं था। अपने जमाने का वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन वाला, सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था। इसकी डिजाइन, इसकी किलेबंदी, सब कुछ टॉप क्लास था। लेकिन 20वीं सदी आते आते इसकी किस्मत, इसका किरदार, सब कुछ बदलने वाला था। और फिर आया वो मोड़ जब ये मजबूत सैन्य किला एक जेल में तब्दील हो गया। पर यह कोई आम जेल नहीं बनने वाली थी। यहां कैद होने वाले थे भारत के सबसे बड़े, सबसे अहम नेता। साल था 1942, महीना अगस्त का। और ये किला बन गया 12 हिंदुस्तानी स्वतंत्रता सेनानियों का नया और अनचाहा घर। और ये 12 लोग कोई आम कैदी नहीं थे। जरा नाम सुनिए: जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिस्ट बहुत लंबी है। इन सबको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके यहां बंद कर दिया गया था। अगस्त 1942 से लेकर अप्रैल 1945 तक। सोचिए, करीब करीब 3 साल। ये बहुत लंबा और मुश्किल वक्त था। पर इसी मुश्किल वक्त में, इसी कैद में कुछ बहुत ही असाधारण होने जा रहा था। कहते हैं ना, इंसान को कैद कर सकते हैं, उसके विचारों को नहीं। बस यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल जर्नी, एक ऐसी यात्रा जिसने भारत को समझने का नजरिया ही बदल दिया। और इस यात्रा के नायक थे जवाहरलाल नेहरू। ये एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ देखिए अहमदनगर किले का लीडर्स ब्लॉक, जहां जिस्म कैद था, और दूसरी तरफ उसी कैद में जन्म ले रही थी एक रचना, भारत की खोज, जो आज़ाद ख्यालों का, सोचने की आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत थी। तो ये भारत की खोज आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये तो हजारों साल के भारतीय इतिहास, फिलॉसफी और कल्चर का पूरा सार है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश राज तक। और इसे लिखने वाला कोई इतिहासकार नहीं, बल्कि वो इंसान था जो खुद अपने देश की आज़ादी के लिए जेल में बंद था। दिलचस्प बात यह है कि नेहरू इस सफर में अकेले नहीं थे। उनके साथ जो दूसरे नेता कैद थे, जैसे मौलाना आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत, वो सब मदद करते थे। कोई प्रूफ रीडिंग कर रहा है तो कोई अपने आइडियाज़ दे रहा है। मतलब वो लीडर्स ब्लॉक एक जेल कम और एक इंटेलेक्चुअल हब ज्यादा बन गया था। और इसी बौद्धिक माहौल से, इसी किताब से निकला वो विचार जो आज भी भारत की आत्मा है। वो विचार था विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये वो फ्रेज है जिसे नेहरू ने इस किताब के जरिए अमर कर दिया और जो आज भारत की पहचान बन चुका है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हम सब एक हैं, भले ही हमारी भाषाएं अलग हों, धर्म अलग हो, कल्चर अलग हो। ये फर्क लड़ाई की वजह नहीं, बल्कि हमारी ताकत है। ये वो रंग हैं जो मिलकर भारत की खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। नेहरू ने खुद लिखा था कि ये एकता कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये तो कुछ गहरा था, एक ऐसी भावना जहां हर तरह के फर्क को न सिर्फ अपनाया गया, बल्कि उसे सेलिब्रेट भी किया गया। तो इस किताब ने हमें विविधता में एकता का विचार तो दिया ही, साथ ही इसने एक लेखक के तौर पर नेहरू की एक अलग ही पहचान बनाई। उस जमाने के राइटर्स को देखें तो उनकी भाषा काफी भारी भरकम, संस्कृत वाली होती थी। लेकिन नेहरू का स्टाइल एकदम अलग था। बिल्कुल साफ, सीधी और सरल भाषा। वो मुश्किल से मुश्किल हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल बातों को भी इतनी आसानी से समझा देते थे कि जैसे कोई कहानी सुना रहे हों।
इतिहास को जिंदा कर देते थे वो। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? यही कि जेल की सलाखों के पीछे लिखी गई ये किताब आज इतने दशकों बाद भी एक बेस्टसेलर है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कैसे कैद की एक जगह, एक ऐसी जगह जहां आज़ादी पर ताला लगा हो, एक ऐसे विचार को जन्म दे सकती है जो आगे चलकर पूरे देश की पहचान बन जाए। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इतिहास अक्सर किसी शांत और वातानुकूलित पुस्तकालय में बैठकर लिखा जाता है ना? जहां इतिहासकार एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर आराम से हिसाब लगाता है। बिल्कुल, एक बहुत ही सुरक्षित और शांत माहौल में। हाँ, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि वो शांत कमरा एक सीलन भरी जेल की कालकोठरी हो। बाहर द्वितीय विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को झुलसा रही हो। और देश के भीतर स्वतंत्रता संग्राम को बेरहमी से कुचला जा रहा हो। सही कहा। और भविष्य एक घने अंधकार में डूबा हो। अगर ऐसे हालात में कोई इंसान अपने देश का 5000 साल का इतिहास लिख रहा हो, तो मतलब वो महज एक किताब नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। वो एक तरह का जीवित दस्तावेज बन जाती है, जो उस समय की हताशा से लड़ते हुए भविष्य का एक ठोस नक्शा तैयार करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, और ये इतिहास को देखने और समझने का एक बेहद असाधारण नजरिया है। मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसी बंदिशों के बीच लिखता है, तो वो केवल तारीखों या घटनाओं को कागज पर नहीं उतार रहा होता। बिल्कुल, वो कुछ और ही रच रहा होता है। सही कहा। वो एक तरह से उस अंधेरे में एक नए राष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा गढ़ने की एक बेचैन कोशिश कर रहा होता है। ये सिर्फ अतीत का विवरण नहीं रहता, बल्कि ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा बन जाता है। एकदम सटीक। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र ठीक यही ऐतिहासिक यात्रा है। आज हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बहुचर्चित पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज के ऐतिहासिक और दार्शनिक महत्व की परतें उधेड़ने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास काफी सामग्री है। बिल्कुल, हमारे सामने आज कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उस दौर की साहित्यिक समीक्षाएं हैं और आज के आधुनिक विश्लेषणात्मक लेखों का एक पूरा अंबार है, जो इस विषय को कई अलग-अलग पहलुओं से देखते हैं। भारत के विस्तृत इतिहास को एक वैचारिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब ये केवल एक किताब का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र की आत्मा को समझने का प्रयास है। और इस चर्चा में ये ध्यान रखना बहुत अहम है कि हम सिर्फ उन घटनाओं पर बात नहीं कर रहे हैं जो किताब के पन्नों में दर्ज है। अच्छा, तो हमारा फोकस किस पर होगा? हमारा ध्यान उस विशिष्ट नजरिए पर होगा जिससे इस पूरे इतिहास को बुना गया है। ये एक ऐसे प्रखर दिमाग की उपज है जो वर्तमान की लाचारी से इनकार कर रहा था। हार नहीं मान रहा था। बिल्कुल, और आने वाले कल के लिए एक बहुत ही मजबूत दार्शनिक जमीन तैयार कर रहा था। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस किताब के असल मर्म तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस माहौल और उन परिस्थितियों में जाना होगा जिनमें इसकी रचना हुई, जो कि बहुत ही तनावपूर्ण समय था। बहुत ज्यादा। हम बात कर रहे हैं 1942 से 1945 के दौर की। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और उसे दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हाँ, और इसी दौरान नेहरू को महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया था। सही कहा। और सुनने वालों को ये जानना चाहिए कि ये उनकी 9वीं और सबसे लंबी जेल यात्राओं में से एक थी। जेल के बाहर की दुनिया में महायुद्ध मचा था और वे उस किले की मोटी दीवारों के पीछे कैद थे, जहां बाहरी दुनिया से उनका संपर्क न के बराबर था। बिल्कुल, महीनों तक अखबार या कोई खबर नहीं पहुंचती थी। और ऐसे भीषण एकांत में अप्रैल से सितंबर 1944 के बीच, मतलब महज 5 महीने के छोटे से अंतराल में, उन्होंने ये विशालकाय ग्रंथ लिख डाला। अरे वाह, सिर्फ 5 महीने में? हाँ, और उनके साथ उस जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद और गोविंद बल्लभ पंत जैसे कई दिग्गज नेता भी बंद थे। तो एक तरह से वे सभी उनके लिए एक साउंडिंग बोर्ड बने होंगे। बिल्कुल, विचार विमर्श का एक बहुत बड़ा माध्यम, जिनके साथ वे अपने विचारों को रोज मांझते थे। लेकिन यहाँ एक शब्द है जो बहुत ध्यान खींचता है, खोज या डिस्कवरी। ये रूपक अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? मतलब नेहरू किसी नई जमीन, किसी नए ग्रह या महाद्वीप की खोज नहीं कर रहे थे। वे तो एक जेल की चारदीवारी में कैद थे। हाँ, वे तो असल में भारत की उस प्राचीन सांस्कृतिक निरंतरता को अपनी ही स्मृतियों और मन के भीतर फिर से खोज रहे थे। जेल का वो एकांतवास और वो मानसिक स्थिति इस पूरी प्रक्रिया को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल,
जब किसी इंसान को बाहरी दुनिया के हर काम से काट दिया जाता है तो उसके पास अपने भीतर झांकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सही कहा। अहमदनगर किले की उस कैद में जहां चंद्रमा का हर नया चक्र उन्हें समय के बीतने का क्रूर एहसास दिलाता था, जी, उन्होंने उस खालीपन को एक अवसर में बदल दिया। मतलब उस काल कोठरी में वर्तमान इतना भारी और दमघोंटू था कि उससे बचने के लिए वे अतीत की गहराइयों में उतर गए। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। कल्पना कीजिए कि बाहर फांसीवाद और साम्राज्यवाद की खूनी जंग चल रही है। भारत की आज़ादी की लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर है और कोई इंसान एक काल कोठरी में बिल्कुल लाचार बैठा है। ऐसे में इतिहास की इतनी मोटी किताब लिखना क्या उस कड़वी और बेबस सच्चाई से मुंह मोड़ने का एक तरीका नहीं था? एक पलायन की तरह। हाँ, मतलब क्या ये महज एक एस्केपिज्म या पलायनवाद था, या फिर आज़ादी के बाद के भारत का एक सोची समझी ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोई गहरी रणनीति? यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इसे केवल पलायन कहना इस काम की ऐतिहासिक गहराई को सिरे से नकारना होगा। अच्छा। हाँ, उस भयानक निष्क्रियता के दौर में अतीत की तरफ मुड़ना उनके लिए एक तरह का मानसिक सहारा जरूर था, जिससे वे अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकें। वो तो जरूरी था उस माहौल में। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस दौर के उनके लेखनों का गहराई से विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का एक बहुत ही सधा हुआ उपयोग था। मतलब वे इतिहास की गुफाओं में सिर्फ छिपने के लिए नहीं गए थे। एकदम सही। वे वहां से ऐसे वैचारिक औजार और ऐसे सबक निकालने गए थे जिनसे कल का आधुनिक भारत गढ़ा जा सके। समझ रहा हूँ। जब वर्तमान आपके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका हो और उस पर आपका कोई जोर ना हो, तो अतीत ही वो एकमात्र जमीन बचती है जहां खड़े होकर आप भविष्य की दिशा तय करने की ताकत जुटा सकते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो ये पलायन नहीं बल्कि आने वाले कल की एक बहुत ही सुविचारित तैयारी थी। अहमदनगर किले की उस मानसिकता को समझ लेने के बाद ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि उन्होंने भारत के इस लंबे चौड़े इतिहास को किस चश्मे से देखा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी इस खोज की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से की, जो कि बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। हाँ, उस समय के दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि नेहरू इस तथ्य से खासे प्रभावित थे कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो आश्चर्यजनक रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रतीत होती थी, जहां व्यापार और नगरीय व्यवस्था धर्म से ज्यादा हावी थी, है ना? बिल्कुल सही। और सिंधु घाटी से लेकर ब्रिटिश राज तक के इस लंबे सफर को देखने के लिए उन्होंने एक खास तरीका अपनाया, जिसे डिकम्पोज एंड डिस्टिल कहा जाता है। हाँ, यानी विश्लेषण करना और उसका सार निकालना। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि भारत ने कभी भी बाहरी प्रभावों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उसने सबको अपनाया। बिल्कुल। उपनिषदों के ज्ञान, बौद्ध और जैन धर्म के दर्शन से लेकर बाद में आई फारसी और मध्य एशियाई संस्कृति तक भारत ने हर चीज को अपने भीतर समाहित किया। और इसका एक बहुत ही विशिष्ट और काव्यात्मक उदाहरण सामने आता है। हाँ, वो ताजमहल वाला। हाँ, उन्होंने ताजमहल का वर्णन करते हुए उसे भारत के शरीर में ईरान की आत्मा कहा है। अरे वाह! ये वाक्य इस पूरे सांस्कृतिक मिश्रण का सबसे सशक्त प्रतीक है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब जब कोई संस्कृति 5000 सालों तक अपना वजूद बनाए रखती है तो उसका कारण ये नहीं होता कि उसने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर लिए थे। बिल्कुल नहीं। उसका असली कारण उसका लचीलापन होता है। सही कहा। नेहरू इसी लचीलेपन को, इस सिंथेसिस या संश्लेषण को भारत की सबसे बड़ी जीवन शक्ति मानते थे। भारत ने बाहरी विचारों को सिर्फ सहन नहीं किया बल्कि उन्हें अपनाकर अपना ही एक नया रूप गढ़ लिया। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे भारत एक 5000 साल पुराना विशाल स्पंज हो। स्पंज? अच्छा। हाँ, एक ऐसा स्पंज जिसने अपने इतिहास के अलग अलग दौर में यूनानी कला शैलियों को, पारसी रीति रिवाजों को और मध्य एशियाई विचारों को अपने भीतर सोख लिया। और फिर भी उसका जो मूल स्वरूप था वो नहीं बदला। बिल्कुल, उसकी जो बुनियादी बनावट थी वो कभी नहीं बदली। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है। क्या ये मेल मिलाप और ये सांस्कृतिक सोखने की प्रक्रिया वाकई इतनी सहज और शांत थी? मतलब इतिहास के पन्ने तो अक्सर खून खराबे, सत्ता के लालच और भयानक संघर्षों से रंगे होते हैं। ये तो है। ये तो एक ऐसी कढ़ाई की तरह लगता है जिसमें चीजें बुरी तरह उबलती होंगी और कई बार बाहर भी गिरती होंगी। बिल्कुल। तो भारत ने अपना मूल खोए बिना किसी बड़े सांस्कृतिक बिखराव के
इतने सारे विरोधाभासों को कैसे पचा लिया? ये एक बहुत ही पैनी और यथार्थवादी सोच है। असल में ये मेल मिलाप हमेशा शांतिपूर्ण कतई नहीं था। हाँ, वही मैं सोच रहा था। बहुत गहरे और हिंसक संघर्ष भी हुए। लेकिन नेहरू ने जिस बात पर जोर दिया वो ये थी कि भारत का जो मूल स्वभाव है वो लंबे समय में हमेशा संश्लेषण करा है, यानी सिंथेसिस का। बिल्कुल। पश्चिम के इतिहास पर नजर डालें तो अक्सर ऐसा हुआ है कि एक नई सभ्यता या नए विचार ने पुरानी सभ्यता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और उसकी जगह ले ली। हाँ, सब कुछ मिटाकर नया शुरू किया। एक दूसरे से टकराई जरूर, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को खत्म नहीं किया। बिल्कुल। अंततः उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया। पुरानी परतें कभी पूरी तरह मिटी नहीं, बल्कि वे नई परतों के साथ सह अस्तित्व में आ गईं और उनमें घुल मिल गईं। यही वो खूबी है जिसने इतने बड़े और विविधता वाले देश को सदियों तक जोड़े रखा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक मेल मिलाप या सिंथेसिस की बात है, इसे नेहरू ने सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहने दिया। मतलब उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने इतिहास की समझ को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही धारदार और शक्तिशाली वैचारिक हथियार में तब्दील कर दिया। वो कैसे? उस दौर में विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम बड़े विचारकों की ये पक्की धारणा थी कि भारत नाम का कोई देश असल में है ही नहीं। अच्छा, वे इसे एक राष्ट्र नहीं मानते थे? नहीं, वे इसे एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र मानते थे जो अनगिनत बंटी हुई जातियों, अलग अलग भाषाओं और धर्मों का एक बेतरतीब समूह है। ब्रिटिश तर्क ये था कि इस बिखरे हुए समूह को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने अपने रेल नेटवर्क, अपनी डाक व्यवस्था और अपने प्रशासन के जरिए जबरदस्ती जोड़ रखा है। और अगर अंग्रेज चले गए तो ये देश ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। बिल्कुल, यही उनका तर्क था। लेकिन नेहरू की विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो ये ऐतिहासिक अवधारणा थी, उसने इस पूरे ब्रिटिश तर्क की जड़ पर ही प्रहार कर दिया। उसने नैरेटिव ही बदल दिया। हाँ, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को ये दार्शनिक आधार दिया कि हम सिर्फ इसलिए एक नहीं हैं क्योंकि हम पर एक ही हुकूमत राज कर रही है, बल्कि हमारी ये एकता हजारों सालों से हमारे समाज के ताने बाने में रची बसी है। और देखा जाए तो इस किताब का ये शायद सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान माना जा सकता है। इसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक ऐसी भाषा दी जो सिर्फ अंग्रेजों के विरोध या नफरत पर आधारित नहीं थी। वो एक सकारात्मक भाषा थी। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक और साझा सांस्कृतिक विरासत पर टिकी हुई विचारधारा थी। नेहरू ने साबित किया कि भारत का एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो सदियों से मौजूद है। लेकिन अगर हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखें और आज के आधुनिक विश्लेषणात्मक लेखों पर नजर डालें, जो हमारी इस चर्चा के स्रोतों का अहम हिस्सा है, तो वे एक अलग ही विमर्श खड़ा करते हैं। हाँ, वो डीकंस्ट्रक्टिव नजरिया है ना? हाँ, बिल्कुल। एक विखंडनात्मक नजरिया, यानी ऐसा नजरिया जो स्थापित और लोकप्रिय आख्यानों को खोलकर उनके भीतर की खामियों और छिपी हुई सच्चाइयों को देखता है। तो इन लेखों का क्या मानना है? कुछ आधुनिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विविधता में एकता का विचार शायद कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी और रोमानी था। मतलब थोड़ा रोमांटिसाइज्ड था। अच्छा। उनका तर्क है कि नेहरू के इस भव्य विजन में जातिगत संघर्षों, सामाजिक ऊंच नीच और निचले तबके की उस रोजमर्रा की पीड़ा को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई रही है। बिल्कुल। ये तो किसी परिवार के उस पुराने फोटो एल्बम की तरह लगता है जिसमें सिर्फ छुट्टियां मनाने, मुस्कुराते चेहरों और त्योहारों की अच्छी तस्वीरें सजा कर रखी गई हों और आपसी झगड़ों या कड़वाहट को छुपा दिया गया हो। हाँ, तो क्या नेहरू ने एक बिखरे हुए देश को एकजुट करने के लिए जानबूझकर इतिहास के उस स्याह पहलू को नजरअंदाज किया और उसे इतने रोमानी ढंग से पेश किया? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल इतिहास, स्मृति और राष्ट्र निर्माण के बीच की नाजुक संबंध का है। नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल। जब कोई नया राष्ट्र जन्म ले रहा होता है या आजादी की एक भयंकर लड़ाई लड़ रहा होता है, तो उसे एक साझा, गौरवशाली और एकजुट करने वाली स्मृति की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, जो सबको जोड़ सके। हाँ, जो आधुनिक विश्लेषक आज आलोचना कर रहे हैं, उनका तर्क बिल्कुल सही है कि इतिहास में दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्षों को
वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जी, एक जायज पॉइंट है ना? लेकिन हमें उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को समझना होगा। नेहरू उस समय एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे थे जो उन विभाजनकारी ताकतों से सीधा मुकाबला कर सके जो देश को धर्म और जातियों के नाम पर टुकड़ों में बांटने पर तुली थी। मतलब वे उन ऐतिहासिक धागों को ढूंढ रहे थे जो लोगों को एक साथ बांध सकें। बिल्कुल, न कि उन कैंचियों को जो उन्हें और काट दें। राष्ट्र निर्माण के उस शुरुआती और बेहद नाजुक दौर में भले ही इतिहास की कुछ कड़वी और जमीनी सच्चाइयों को कम तवज्जो मिली हो, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और अस्तित्ववादी आवश्यकता उस एकता के विचार को स्थापित करना ही था, ताकि ये नया देश खड़ा हो सके। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है आपने। अतीत की इन तमाम कमियों, खूबियों और मजबूरियों को समझने के बाद जब हम इस वैचारिक यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? नेहरू का अंतिम लक्ष्य भारत को सिर्फ उसके शानदार अतीत के गुणगान में ही उलझाए रखना नहीं था। हाँ, वे तो उसे आगे ले जाना चाहते थे। बिल्कुल, वे भारत को उस अतीत से निकालकर एक आधुनिक और जीवंत लोकतंत्र की ओर ले जाना चाहते थे। उनके लेखों में एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ी चेतावनी मिलती है कि हमें किसी भी कीमत पर अतीत का बंदी यानी प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब पुरानी बातों में ही नहीं अटके लेना है। सही कहा। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि अतीत का जो हिस्सा मर्त हो चुका है, जो परंपराएं अब किसी काम की नहीं रही, जिसे वे डेड वुड ऑफ द पास्ट कहते हैं, हाँ, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के काटकर फेंक देना चाहिए। और ठीक यहीं पर साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता सबसे मजबूती से सामने आती है। ये उनका बहुत ही प्रिय विषय था। बिल्कुल, उनके लिए विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में या किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई विषय नहीं था, बल्कि वो तर्क करने, सवाल पूछने, अंधविश्वासों को चुनौती देने और खुले विचारों के साथ जीने का एक पूरा तरीका था। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ये अवधारणा उनके राष्ट्र निर्माण के सपने का सबसे अहम स्तंभ थी। वे चाहते थे कि भारतवासी अतीत से प्रेरणा तो लें, लेकिन उसके अंधभक्त ना बने। सही कहा। हमारे स्रोतों में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच के वैचारिक अंतर की एक बहुत ही रोचक तुलना मिलती है, जिसे नेहरू ने बड़ी बारीकी से उकेरा है। हाँ, टैगोर और गांधी का नजरिया। हाँ, टैगोर का नजरिया बहुत ही कलात्मक था। वे जीवन के सौंदर्य, कला और उसके विश्वव्यापी उत्सव को मानने वाले थे, जो थोड़ा अभिजात्य भी लगता था, एलीट लगता था। हाँ। दूसरी ओर गांधी का नजरिया पूरी तरह से तपस्वी और जमीनी था, जो भारत के करोड़ों गरीब किसानों की आत्मा, उनके त्याग और उनकी सादगी का प्रतिनिधित्व करता था। दोनों एकदम अलग छोर पे थे। बिल्कुल, और नेहरू ने इन दोनों विपरीत विचारों का गहराई से अध्ययन किया और इन दोनों के सामंजस्य को ही असली भारत का रूप माना। दोनों का बैलेंस। हाँ, वे एक ऐसे लोकतांत्रिक भविष्य का खाका खींच रहे थे जहां पश्चिमी देशों के तकनीकी विकास और वैज्ञानिक प्रगति का भारत के इस प्राचीन दार्शनिक ज्ञान और सादगी के साथ एक आदर्श संतुलन हो। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब आज के इस तेज और भागदौड़ भरे युग में जहां ज्ञान पाना बस एक क्लिक दूर है, जहां हर दिन नई तकनीक आ रही है, ये दशकों पुरानी एक जेल में बैठ के लिखी गई इतिहास और दर्शन की चर्चा यहाँ सुनने वालों के लिए क्यों मायने रखती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ना? अगर हम अपने आसपास देखें और थोड़ा विचार करें, तो हम भी तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परंपरा और आधुनिकता के बीच यही संतुलन खोजने की जद्दोजहद करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं। हम भी हर दिन, हर पीढ़ी यही तय करने की कोशिश करते हैं कि अपने अतीत से क्या अपनाएं, अपने पूर्वजों के संस्कारों से क्या सीखें और तेजी से आगे बढ़ने के लिए किन पुरानी रूढ़ियों को पीछे छोड़ दें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो नेहरू का ये संदेश आज के 21वीं सदी के दौर में शायद उस समय से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। सच में? हाँ, आज जब पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, लोग या तो पूरी तरह से अंधविश्वासी हो रहे हैं या फिर अपनी जड़ों से पूरी तरह कट रहे हैं। ऐसे में उनका ये विचार एक बहुत बड़ा सबक है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, ये विचार कि अतीत की अंधी पूजा भी खतरनाक है और अतीत को पूरी तरह से नकार देना भी बेवकूफ़ी है। वे अतीत के ज्ञान के गहरे प्रशंसक थे, लेकिन उसकी बेड़ियों में बंधने को कतई तैयार नहीं थे। और यही साइंटिफिक टेम्पर है। एकदम सही। यही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें ये सिखाता है कि हमारे पैर भले ही हमारी सांस्कृतिक जड़ों में मजबूती से जमे हों, लेकिन हमारी नजर और हमारा दिमाग हमेशा खुले आसमान और एक बेहतर भविष्य की ओर होना चाहिए। वाकई
अहमदनगर की उस अंधेरी और घुटन भरी जेल से शुरू हुई ये वैचारिक यात्रा कितनी अद्भुत और विशाल है। बहुत ही प्रेरणादायक है। एक कालकोठरी में बैठकर बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए एक व्यक्ति ने सिर्फ अपनी यादों और चंद किताबों के सहारे भारत के 5000 साल के सफर को खंगाला। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर विदेशी आक्रांताओं के आने तक उन सब के भारतीय संस्कृति के उस विशाल स्पंज में घुल मिल जाने की प्रक्रिया को समझा और उसे दुनिया के सामने रखा। हाँ, और फिर उस विविधता में एकता की समझ को एक ढाल और एक हथियार दोनों की तरह इस्तेमाल किया ताकि एक आजाद और आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी जा सके जो विज्ञान और तर्क पर आधारित हो। बिल्कुल। यह चर्चा हमें यह समझने में मदद करती है कि यह सिर्फ एक किताब की रचना का किस्सा नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक बहुत बड़ा वैचारिक घोषणा पत्र था। और ये घोषणा पत्र आज भी हमें ये याद दिलाता है कि एक राष्ट्र का निर्माण कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, ये कोई इमारत नहीं है जो एक बार बन गई तो बन गई। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर आने वाली पीढ़ी को अपनी तरफ से कुछ नया सोचना और कुछ नया जोड़ना होता है। सही कहा। और इस चर्चा को समेटते हुए इतिहास के इन पन्नों से निकला एक ऐसा विचार सामने आता है जो सीधे गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। वो पैलिम्सेस्ट वाला विचार। हाँ, नेहरू ने भारत को एक पैलिम्सेस्ट कहा था। यहाँ सुनने वालों के लिए बता दूं, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसी पांडुलिपि या दस्तावेज जिस पर बार बार पुरानी लिखावट को खुरचकर या मिटाकर नया लिखा गया हो। लेकिन कितनी भी बार मिटाया जाए, पुरानी इबारत की छाप, उसका एक हल्का सा अक्स फिर भी उस कागज पर मौजूद रहता है। भारत का स्वरूप भी बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। सदियों से इस जमीन पर नए नए विचार आए, नई नई संस्कृतियां और हुकूमतें लिखी गईं, लेकिन पुराना कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटा। सब कुछ एक के ऊपर एक तह बनकर जुड़ता चला गया, एक के ऊपर एक परत। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ ये सोचना दिलचस्प होगा, आज 2026 में आज़ादी के इतने दशकों बाद इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेज तकनीक वाली दुनिया में अगर कोई इस पैलिम्सेस्ट पर एक नया पन्ना लिखे तो भारत की इस खोज में कौन सी नई परतें उभर कर सामने आएंगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस नई इबारत में, उस आधुनिक लिखावट में भी 5000 साल पुरानी वो मूल आत्मा वैसी ही दिखाई देगी जिसे अहमदनगर की उस कालकोठरी में बैठकर एक राजनीतिक कैदी ने महसूस किया था। ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो इतिहास की गहराइयों को आज के वर्तमान से जोड़कर हमें सीधे भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और इसी वैचारिक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा इतिहास को सिर्फ गुजरे हुए कल के रूप में नहीं, बल्कि आगे का रास्ता तलाशने की एक अहम विधा के रूप में देखने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्कार।